संक्रांति काल की कुछ साहित्यिक समस्याएं अज्ञे का ये आलेख है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। अगर आपको साहित्य को समझना है, समाज को समझना है, संस्कृति को समझना है, रेनेसा क्या है, परिवर्तन क्या है, संक्रांति क्या है, क्रांति क्या है और समाज के भीतर ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जो शनि शनि होते रहते हैं, उनको समझने का इशारा अज्ञे इसमें करते हैं। क्या कहते हैं कि साहित्य आखिर किसके लिए? सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर किसके लिए सब कुछ है? इतनी सारी किताबें, इतने सारे भाषण, इतने सारे व्याख्यान, इतने सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सारा तामझाम आखिर किसके लिए कर रहे हैं और इस तामझाम की क्या आवश्यकता है हमें? बढ़ते हुए संघर्ष के साथ साथ साहित्य के भीतर एक तनाव पैदा हो गया है। आधुनिक युग का साहित्यकार ये मानने का अभ्यस्त है कि कला स्वतंत्र है, कलाकार भी स्वतंत्र है और किसी को राजस्व देने को बाध्य नहीं है। दूसरी ओर साहित्य पाठकों में बहुत से ऐसे हैं और साहित्यकारों में भी अनेक जो साहित्य के उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए उसे गति निर्देश करना आवश्यक समझते हैं। अंततः यह भी व्यक्ति और परिस्थिति का संघर्ष है। कलाकार नायक एक विशिष्ट व्यक्ति के अभिमान का और हमारी आधुनिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति रूपी मजबूरियों का संघर्ष। एक और बात का इशारा भी यहाँ कर देना उचित होगा। यह संघर्ष एक दूसरे के विरोध का भी प्रतिबिंब है। साहित्य की भारतीय परंपरा में कलाकार को सदा समाज के प्रति उत्तरदायी माना जाता रहा है। उसके लिए कर्तव्य के नियम बने रहे। हमारी परंपरा यह कहती है कि साहित्यकार को अपनी जिम्मेदारी का ही अभिमान होना चाहिए। कवि उत्तरदायी है जैसे कि ईश्वर उत्तरदायी है। कालांतर में यह परंपरा क्षीण होती चली। पहले मुगलों के द्वारा अलौकिक के स्थान पर लौकिक आनंद की साधना के कारण और फिर विदेशी परंपरा के आक्रमण के कारण यूरोप से आर्टिस्ट का जो आदर्श हमारे बीच आया, 19वीं शताब्दी की व्यक्तिवादी इंग्लैंड से आया और अपने साथ व्यक्ति स्वातंत्र्य की उग्र तथा कुछ विकृत भावना लेकर आया। हमने कलाकार को बोहेमियन के रूप में देखा, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व ही नहीं मानता और जिसका एकमात्र इष्ट देव उसकी अपनी भीतरी वासना या प्रेरणा है। समझ गए? तो कह रहा है कि ये जो बोहेमियन, जो कि मनोहर श्याम जोशी को भी बोहेमियन कहा जाता है। बोहेमियन का मतलब होता है कि मतलब एकदम अराजक पुरुष और जो हर तरह का चैलेंज ले सकता है, जो समाज की या जीवन की कितनी भी बड़ी कठिनाई हो उसका भी सामना कर सकता है। और जो कहते हैं ना काम वासना, जिसको फ्रायड ने हमारे सामने आपको डिस्क्राइब किया, और फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य की जो वास्तविक चेतना है वो उसके काम भाव से ही संचालित होती है। तो अज्ञे कह रहे हैं कि ये जो पूरा चिंतन पश्चिम से आया, आधुनिक काल इंग्लैंड से, कि व्यक्ति को इतना महत्व देना और कलाकार जो पहले ईश्वर का प्रतिनिधित्व था या सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता था, उनकी स्थापना करता था, वो सब कुछ खत्म होकर के वो एक बोहेमियन में तब्दील हो गया और उसकी अलग ही पहचान बनने लगी। और किस तरह से फ्रायड, डार्विन और कार्ल मार्क्स तीनों का जो विचार मिला, उसके बाद एक नई जो पूरी प्रणाली पैदा हुई जिसने कि हमारे परंपरागत चिंतन को कहीं न कहीं से उस लीक से बाहर कर दिया और एक नया ही समाज को बदलने का, एक क्रांति करने का एक नया ही विचार सामने आने लगा। तो जब इस प्रकार के तमाम विचार सामने आने लगे तो अज्ञे कह रहे हैं कि जो वासना का जो भाव है, ये जो बोहेमियन का जो भाव है, वही कलाकार की पहचान के साथ फिर धीरे धीरे जुड़ने लगा। और आपको याद होगा कॉफ़ी हाउस से लेकर तमाम तरह की बहसें, सेक्स पर लिखना, सेक्स को प्रमोट करना, फिल्मों ने काम किया, फिर साहित्य ने किया और बाकी सब तरह के लोगों ने करना शुरू किया। अब ये हमारे लिए लाभदायक था या लाभदायक है, ये अलग मुद्दा है बहस का, इस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से लोलिता जैसा उपन्यास, कई सारी चीज़ें लिखी गई, कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार व्यक्ति और परिस्थिति के संघर्ष की पीठ पर दो परस्पर विरोधी
आदर्शों का संघर्ष भी लद गया और आज भारतीय साहित्यकार के आगे कलाकार और सुधारक के दृष्टिकोण का जो विरोध समस्या बन खड़ा है वह इन दो संघर्षों का संयुक्त रूप है। आगे इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे मन में एक आदर्श छवि हुआ करती थी ना, साहित्यकार ऐसा होता है, वो बहुत ही महान मूर्ति होता है, या हमारा जो एक कल्पना का ढांचा था ना आदर्श की दुनिया में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हुआ, वो एकदम से समझे कि ढराढर खत्म हो गया, ढह गया, भर भर करके गिर गया वो। अस्तु इसमें संदेह नहीं कि कलाकार के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है कि जब वह इस समस्या पर कोई निर्णय करता है, उस प्रश्न का उत्तर देता है जिसके लिए हमारे एक पत्रकार ने एक भावपूर्ण वैदिक युक्ति चुनी है, कस्में देवाय कला किसके लिए, किस लिए। सवाल यही कि आखिर कला किसके लिए है। पाठक के लिए भी ये प्रश्न कम महत्व नहीं है, यद्यपि बहुत से पाठक इस पर ध्यान नहीं देते और आधुनिक जीवन का दबाव पाठक को इधर ध्यान देने लायक छोड़ना भी नहीं चाहता। कला के दो दृष्टि बिंदुओं को देखा जा सकता है, कलाकार के और रसिक के। रसिक की ओर से देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि रसिक साहित्य से धर्म, नीतिशास्त्र, विज्ञान, प्रोपोगेंडा कुछ नहीं मांगता। उसके लिए कला का उद्देश्य ही जीवन को उन लोगों के लिए सहनीय बनाना जिनके लिए संसार का एक विवश होकर स्वीकार करने की चीज़ है। इस दृष्टि से विचार करके हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अतएव पहले कलाकार के पक्ष की ओर ध्यान देना उचित होगा। कलाकार क्या कहता है? धर्म, नीतिशास्त्र, विज्ञान, मनोरंजन, प्रोपोगेंडा। तत्काल ये प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या ऐसी चेष्टित रचना साहित्य हो सकती है? क्या कला का निर्माण हो सकता है? क्या कलाकार को बाहर से निर्देश दिया जा सकता है? अब क्या कहते हैं आगे, इसी को कहते हैं कि रचना बाहर से फोर्स से नहीं हो सकती। फोर्स से करेंगे वो रचना उतनी प्रभावी नहीं होगी। संसार की अनुभूतियाँ और घटनाएं साहित्यकार के लिए मिट्टी है जिनसे वो प्रतिमा बनाता है, वह निरी सामग्री है, उपकरण है, ऐसा आज्ञा कह रहे हैं। क्योंकि देखिए कलाकार का काम क्या है कि जो संसार में जो दिखता है उसको वो कैसे बेहतर तरीके से अपनी कल्पना और अपनी शब्द कला के माध्यम से, शुक्ल जी ने कहा ना कि शब्द साधना है, वो शब्द विधान है, वो कविता शब्द विधान है, तो साहित्य भी, गद्य भी वैसा ही शब्द विधान है। कलाकार इस प्रकार का शब्द विधान करता है और हमारे सामने एक दुनिया क्रिएट करता है जो हमारी भीतर की दुनिया को बदलने का एक रास्ता पैदा करती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए, और अज्ञे को पढ़ते रहिए, हर लेखक को पढ़ते रहिए, कविता, कहानी, उपन्यास जिसके बारे में भी रुचि हो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए।